सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आजकल भारत के बच्चों में बहुत ज़्यादा विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी की कमी देखी जा रही है। तो ऐसे में पेरेंट्स उनको क्या फूड खिला सकते हैं जिससे ये कमी पूरी हो जाए? बच्चों में सर्दी, खांसी, डायरिया, फीवर अगर हो जाए तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए? मदर्स मिल्क छोटे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? और क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है? क्या मुंडन कराने से घने बाल आते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट बनते हैं, या सिर्फ ये परंपरा के नाम पर एक मिथ है? कौन कौन सी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जो बहुत ही मैंडेटरी हैं बच्चों के लिए और जिनको कि हम स्किप नहीं कर सकते? इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे गेस्ट ने, जो कि इंडिया के बहुत ही सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर संदीप गुप्ता, उन्होंने दिए हैं। अगर आप माता पिता हैं या बनने वाले हैं, प्लीज़ इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। हेलो डॉक्टर संदीप गुप्ता, वेलकम टू पॉडकास्ट विद शिल्पा। Thank you, Silka ji. Thanks for having me on your podcast. तो आज के हम पॉडकास्ट की शुरुआत न्यू पेरेंट्स से करते हैं। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो बॉर्न होता है, तो पेरेंट्स को किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ में? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है उनको फीडिंग, मतलब क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के बाद तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग सही टाइम पे शुरू कर देते हैं तो बच्चे की न्यूट्रिशन उसका टेकन केयर हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना ये नंबर वन पॉइंट होता है। और जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको डॉक्टर्स जनरली बर्थ के बाद इमीडिएटली मदर को दे देते हैं। विद इन 1 आवर वी स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड विद इन द गोल्डन आवर। एंड जिनका सिजेरियन सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन के बाद जैसे ही वो रिकवरी में आते हैं, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया वी स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट द ब्रेस्ट फीडिंग। So breastfeeding is the most important thing. And as the child जितना बड़ा बड़ा होता है, जितना बच्चे को हम लेते हैं माँ के केयर के अंदर लेते हैं, तो हर 2 से 3 घंटे में छोटे बच्चों को जो स्पेशली 6 महीने से कम उम्र के हैं उनको ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन एज वेल एज इम्यूनिटी। सेकेंड थिंग इज क्लीनलीनेस, सफाई रखना बच्चे के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू ट्राई टू मेंटेन एज मच क्लीन एनवायरनमेंट, बिकॉज बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो कोई भी बच्चे को आसानी से इन्फेक्शन हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और हाइजीन जैसे मैंने बताया। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को उनकी जो क्लीनिंग, इनकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वहां पर कुछ नहीं लगाना होता, उसको ड्राई छोड़ना होता है। तो 7 to 10 डेज में अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है। इसके अलावा जो जनरल एक चेकअप होता है, मतलब डिस्चार्ज के बाद एक फॉलोअप चेकअप होता है, वो कराना जरूरी जरूरी होता है। क्योंकि कई बच्चों को, ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चों को कई बार न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस के लिए हमें देखना पड़ता है कि बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा भी बच्चे को ओवरऑल ऑब्जर्व करना है कि बच्चा एक्टिव है या नहीं, फीडिंग ठीक से कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें, बच्चा दिन में कम से कम 6 से 8 बार यूरिन करे, ये सारी चीजें देखना होता है। बच्चे का टेम्परेचर अच्छे से देखना होता है, बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा ना हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए। कपड़े सही तरीके के पहनाने पड़ते, कॉटन क्लोथ, एडिक्वेट क्लोथिंग। जो रूल ऑफ थंब है कि जितने कंफर्टेबल हम जितने लेयर्स ऑफ क्लोथ में, उससे एक एक्स्ट्रा लेयर बेबी को पहनाना पड़ता है। तो ये सब बेसिक सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा लोगों को बच्चे को हैंडल करने के लिए नहीं देना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी को जो पेरेंट्स हैं और जो इमीडिएट रिलेटिव जो घर में रहते हैं, बच्चों को डे टू डे बेसिस पे केयर देंगे, उन्हीं को हैंडल करना चाहिए। सब लोगों को आके बच्चे को छूना, एंड दैट इज नॉट गुड। तो जैसे कई बार बच्चा होता है तो दादा दादी है, नाना नानी है, या कोई बुआ मौसी है, उनको बच्चे को किस करने का मन करता है बहुत प्यार में। तो क्या वो बच्चे के लिए सही होता है? देखिए, किस सब लोग करना चाहते हैं, बच्चा बहुत क्यूट दिखता है, बट जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी एकदम नाइव होती है, एकदम इमेच्योर होती है। हम्म। और स्पेशली जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको कोई वैक्सीन भी, उनकी वैक्सीनेशन भी अभी कंप्लीट नहीं होती है। तो हम्म। उस सिचुएशन में 3 महीने से छोटे बच्चों को ज्यादातर मैं यही बोलूंगा कि किस ना करें, स्पेशली फेस पे। हम्म। फेस में, आईज, नोज, माउथ के आसपास के किस नहीं हम्म। करना चाहिए। क्योंकि हम्म। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे जर्म्स हैं जो हम जिनके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी है, बट बच्चे को इम्यूनिटी नहीं। और जो जर्म्स हमको बहुत माइनर इलनेस करते हैं वो बच्चों को बहुत सीरियस इलनेस कर सकते हैं। इसलिए 3 महीने से छोटे बच्चों को जनरली फेस पे किस नहीं करना चाहिए। और अवॉइड करना चाहिए स्ट्रेंजर्स को भी। अगर कोई छूता भी है बच्चे को, नॉर्मल टचिंग आल्सो, दे शुड वॉश हैंड्स विद सोप वाटर और एटलीस्ट यूज सैनिटाइजर। हम्म। तभी बच्चा सेफ रहेगा, नहीं तो वो रिस्की हो जाता है। रिस्की हो जाता है। तो जैसे कि हम बच्चे को घर लेकर जाते हैं तो जो दादी हैं या नानी हैं बच्चे को मसाज करती हैं,
तो वो बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हमें कौन से ऑयल से करना चाहिए अगर गर्मी है तो और सर्दी है तो? मसाज कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि मसाज करने से कुछ फायदे होते हैं, बट हम्म। मसाज एकदम मैंडेटरी नहीं है। तो मसाज में मसाज करना अच्छी बात है। करने से उसकी जो स्किन है उसकी हम्म। मॉइस्चर मेंटेन रहती है। जो हम मॉइस्चराइजर से मसाज करते हैं या फिर अच्छे ऑयल से, जनरली हम्म। मैं तो कोकोनट ऑयल से ही रिकमेंड करता हूँ, गर्मी हम्म। हो या सर्दी। सारे हम्म। मौसम में आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हो। सर्दी के मौसम में कोकोनट ऑयल को हल्का गर्म करके उसको पिघला लेना पड़ता है, क्योंकि हम्म। जम जाता है कोकोनट ऑयल। बट कोकोनट ऑयल बच्चे की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हम्म। मसाज घर के लोग करें तो बेस्ट है। और हम्म। बहुत जेंटली मसाज करना है। इंडिया में एक गलती बहुत होती है कि लोग मरोड़ मरोड़ के बच्चे को लटका के, पैर से लटका के, हाथ पैर हम्म। ऐंठ के मसाज करते हैं। वो सब कभी भी नहीं करना है। और हम्म। एक चीज, जो सरसों के तेल से मसाज करने की प्रथा है हमारे में, वो हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरसों के तेल जो होती है उसके स्किन में रिएक्शन होते हैं या हम्म। एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से बच्चे की, मसाज जो कर रहे हैं पेरेंट्स या फिर रिलेटिव, उससे बॉन्डिंग होती है, बच्चे को सिक्योर फील होता है, गैस कम बनती है। साथ ही साथ बच्चों की जो एक रिलैक्सेशन होता है, उनको रिलैक्स फील होता है। और हम्म। मसल में भी एक तरह से उनका मसल रिलैक्स होती है, उनको कंफर्टेबल फील होता है। तो ये सब फायदे होते हैं। बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसाज करें, बट घर के लोग करें। बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना है, सहला सहला के प्यार से करना है। सर, एक डाबर लाल तेल भी आता है इंडिया में, वो यहाँ पर भी हमारे यूएसए में इंडियन स्टोर्स पे मिलता है, तो वो हम्म। कितना अच्छा है बच्चे के लिए? देखो, ये एक बहुत पुराना हमारे इंडिया में अवेलेबल है ये ऑयल। और हम्म। चूंकि हम कहीं भी जाए, इंडियन लोग वही हम्म। ट्राई करते हैं जो हमको मिला है, वो केयर हम देना चाहते हैं। बट डाबर लाल ऑयल ऐसे ब्रांड के बारे में तो हमेशा नहीं बोलता हूं मैं। बट हम्म। देखिए, जैसे जो है कि एक लेवल पे रिकमेंडेशन में अगर देखा जाए तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और हम्म। उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली वो क्या प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। हम्म। तो बेसिकली कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। इसके हम्म। अलावा सनफ्लावर ऑयल और सैफलॉर ऑयल, ये दोनों ऑयल रिकमेंडेड है बच्चों की हम्म। मसाज के लिए। जो स्टडीज में पाया गया है कि ये तीनों ऑयल बेस्ट है। हम्म। डाबर लाल ऑयल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और वो सही नहीं होता। कई बार लोग क्या करते हैं, तेल के अंदर ये डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, लहसुन डाल देते हैं, या फिर हम्म। अलग अलग तरह की हींग वगैरह बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। उससे हम्म। कई बार बच्चों को स्किन में रिएक्शन हो जाता है, तो नहीं करना चाहिए। सिंपल कोकोनट ऑयल से मसाज करेंगे तो भी हम्म। काम चल जाए। और सर, हमारे इंडियन बच्चों में आजकल देखा गया है कि विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा पाई जा रही है, तो ऐसा क्यों है, और क्या फूड्स ले सकते हैं जिससे कि वो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए? देखिए, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो इंडियन डाइट में एग्जिस्ट नहीं करता बहुत ज्यादा। हम्म। विटामिन डी के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि हम्म। सैल्मन फिश या सी फिश, वो हम्म। उतना इंडियन डाइट में है नहीं। और हम्म। एनिमल फूड में लिवर में मिलता है, अगर आप हम्म। नॉनवेज खाते हो तो। हम्म। वेजिटेरियन फूड में विटामिन डी का सोर्स है मिल्क, क्योंकि मिल्क में फोर्टिफिकेशन किया जाता है उसका। तो हम्म। मिल्क और मिल्क से बने हुए जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, इन सब के अंदर विटामिन डी मिलता है। मशरूम के अंदर विटामिन डी होता है। हम्म। तो इसके अलावा जनरली विटामिन डी नहीं मिलता है। दूसरी हम्म। चीज जो हमारे मन में हमेशा होता है कि सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। हम्म। इसमें बहुत साइंटिफिकली अगर आप स्टडी करोगे तो प्रॉब्लम यह है कि 10 बजे से, सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे की धूप में जो यूवी बी रे जाती है, उससे हमारे स्किन में विटामिन डी बनता है। तो हम्म। वो जो कड़क धूप होती है उस टाइम पे हम जनरली बाहर रहते नहीं है, और रहना रिस्की भी है, क्योंकि उसमें सनबर्न हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। उतना हम्म। धूप झेलना आसान नहीं है हमारे लिए। और हम्म। उस धूप में 15 से 30 मिनट तक हमको रहना पड़ता है हम्म। असल में सही मात्रा में विटामिन डी लेने के लिए, जो कि छोटे बच्चों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, बड़े लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए इंडिया में 90% लोगों को विटामिन डी डिफिशियंसी है। इसका हम्म। जो सिंपल साधन ये है कि मैंने बताया कि जो डाइटरी सोर्सेज है उसको लेने का प्रयत्न करें। जैसे दूध हो गया, दूध से बनी हुई चीजें हो गया, अंडे का जो यॉक होता है, एग यॉक, उसके अंदर हम्म। होता है। फैटी फिश जो मिलती है या सी फिश मिलती है उसके अंदर होता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो लिवर के अंदर होता है। तो इन हम्म। सब तरह से अगर हम लेते हैं तो हमें मिलता है। और साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए सप्लीमेंटेशन जरूरी है। जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं उनको डेली 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज मैंडेटरी। तो वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस में है कि जन्म से हम्म। लेके 1 साल तक डेली हमें उनको 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी देना होता है। वो 1 ml की ड्रॉप आती है, 1 ml में 400 इंटरनेशनल हम्म। यूनिट वो दे सकते हैं। वो तो ट्यूब्स उस में तरह से हम, होती है ना? ट्यूब्स से, शायद ड्रॉपर से दी जाती है वो। हाँ हाँ, वो जैसे कि सिंपल हमारे जो हम्म। ड्रॉप्स मिलती हैं दवाइयों के फॉर्म में, उसी हम्म। तरह से वो भी विटामिन डी की ड्रॉप मिलती है। हम्म। और डेली देना होता है उसको 1 साल तक। तो हम्म। उस तरह से हमें विटामिन डी टाइम टाइम टू टाइम सप्लीमेंट करना। और हम्म। डाइटरी सोर्सेज से लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स में है। वेजिटेरियन के लिए तो हम्म। मिल्क प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
और मशरूम, ये दो चीजें हैं जिसमें कि विटामिन डी होता है वेजिटेरियन फूड में। और कुछ कुछ सीरियल्स में भी कभी कभी सप्लीमेंटेशन फोर्टिफिकेशन किया जाता है। हम्म। बट नॉन वेज में अगर आप देखोगे तो अंडा में मिलेगा, सी फिश में मिलेगा, फैटी फिश में मिलता है, लिवर में मिलता हम्म। है। तो इस तरह से अपने डाइट को थोड़ा एडजस्ट करें। हम्म। फिर भी बच्चों में बीच बीच में हमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, 1 साल के बाद भी डॉक्टर की हेल्प से कर सकते हैं उसको। हम्म। और जैसे कि हम अगर बच्चे को कई बारी होती है कि मदर्स को बाहर ले जाना पड़ता है बच्चे को धूप में, जैसे आपने बताया कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत धूप होती है, तो क्या बच्चों को सनस्क्रीन लगाया जा सकता है? देखिए 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको सनस्क्रीन जनरली अलाउ नहीं है, हम्म। उनको कवर करना पड़ता है। आप हम्म। हैट पहना लो, या फिर अगर आप स्ट्रॉलर में ले जाते हो, स्ट्रॉलर में आप कपड़ा डाल के उस तरह से हम्म। कवर कर लो ताकि डायरेक्ट सनलाइट उसकी स्किन को अफेक्ट ना करे। 6 महीने से बड़े बच्चों को हम बेबी सनस्क्रीन आते हैं अच्छी क्वालिटी का, जो हम्म। कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होते हैं, जो यूवी ए एंड बी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। हम्म। एटलीस्ट 30 से 50 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन हम यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। और उसको जाने से 15 से 20 मिनट पहले आप बच्चे की स्किन पे लगा लेंगे तो इफेक्टिव रहता है। और अगर बहुत देर तक रहते हैं तो 2 से 3 घंटे बाद उसको रिपीटेडली अप्लाई करना पड़ता है। हम्म। सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए। ओके। और सर जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं, ऑलरेडी आ चुकी है और ज्यादा भी गर्मी बढ़ने वाली है, तो उसमें बच्चों को हम क्या फूड्स खिला सकते हैं गर्मियों गर्मियों को ध्यान में रखते हुए? गर्मियों में देखिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पसीना हम्म। निकलता है, शरीर से हम्म। पानी निकल जाता है। तो उस समय पे बच्चों को कोकोनट वाटर, नारियल का पानी दे सकते हैं। हम्म। ऐसे फ्रूट्स दे जिसके अंदर पानी है, वाटरमेलन हो गया, हम्म। अंगूर हो गया, जो हम्म। ये अंगूर मिलता है, ग्रेप्स मिलते हैं। हम्म। आम खिलाइए, हम्म। खीरा खिलाइए, इन हम्म। सब के अंदर पानी होता है। नींबू का पानी बना के पिला सकते हैं थोड़ा हम्म। बहुत, बड़े बच्चे हैं तो हम्म। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। और जो एक नियम है हेल्थ का कि सीजनल फ्रूट्स, जो फ्रूट्स जिस सीजन में मिलते हैं ना, वो हम्म। उसी हिसाब से होते हैं कि उस सीजन में हमें हेल्प करेंगे। तो हम्म। देखो गर्मी में वाटरमेलन का फ्रूट मिलता है, वाटरमेलन में 90% पानी होता है, जो कि हम्म। हमारे हाइड्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम्म। खीरा मिलता है, खीरा हमारे हाइड्रेशन को अच्छा लगता है। तो हम्म। ये कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीजें हमारे को सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, तो उससे हम्म। हमें हाइड्रेशन मिलेगा। और पानी अच्छे से पीना है बच्चों को। 6 महीने हम्म। से बड़े बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। बड़े बच्चे जो हो गए 2 साल से बड़ा, उसको जितना पानी पीना है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। कई बार क्या होता है, बच्चे ज्यादा खेलते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं तो डिहाइड्रेट हो हम्म। जाते हैं। तो हम्म। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बॉटल एक उनको पानी का दे दे जब भी वो बाहर खेलने जा रहे हैं, कि हम्म। वो पानी कम से कम खत्म करके आए। और हम्म। एक्स्ट्रा अगर पीना चाहते हैं तो और पानी पिलाए, हाइड्रेशन का ध्यान रखे। लस्सी, चाहे छाछ, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, हम्म। ये सब पिलाए बच्चों को। हम्म। और ओआरएस भी दे सकते हैं अगर बच्चे को ज्यादा डिहाइड्रेशन लग रही है तो। तो सर ओआरएस का क्या, किस तरह से यूज किया जाता है? ओआरएस कुछ उसकी मात्रा होती है डालने की? देखिए ओआरएस का क्या है कि एक एक तो ओआरएस रेगुलर यूज में उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। हम हम्म। डेली डायरिया और वॉमिटिंग के टाइम पे ओआरएस यूज करते हैं। हम्म। और जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको जैसे 50 से 100 ml देते हैं। हम्म। और 2 साल से बड़े बच्चों को 200 ml से ज्यादा, 100 से 200 ml देते हैं। उसके हम्म। बाद जो बड़े बच्चे जितना भी उनको प्यास लगती है ओआरएस ले सकते हैं। हम्म। जनरली डायरिया एंड वॉमिटिंग में हम क्या करते हैं कि जब बच्चा वॉमिट करता है या फिर उसको लूज मोशन होती है, तो उसके बाद हम ओआरएस क्वांटिटी देते हैं। जनरली हम्म। उसमें डॉक्टर बता देते हैं कि कितना देना है। बट हम्म। जनरली जो बच्चे थोड़े बड़े हैं वो अपने मतलब प्यास के हिसाब से अगर डिहाइड्रेट हो गए तो ओआरएस पी सकते हैं। पी सकते हैं। तो सर जैसे बच्चों में डायरिया बहुत कॉमन है, तो अगर बच्चे को डायरिया हो जाता है तो एक तो हम ओआरएस दे सकते हैं बच्चे को तुरंत, और फिर हमें क्या करना चाहिए, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो नहीं देने चाहिए बिल्कुल भी अगर डायरिया हो जाता है बच्चों को? डायरिया में सबसे पहली चीज जैसे कि बताया, ओआरएस लेना चाहिए, क्योंकि हम्म। डायरिया में क्या होता है या वॉमिटिंग में हमारे बॉडी से पानी निकलता है हम्म। और उसके साथ सॉल्ट निकल जाता है। उसको रिप्लेस करने के लिए ओआरएस देते हैं। ओआरएस का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हम्म। तो उसमें हमें सब कुछ मिल जाता है, पानी और हम्म। सॉल्ट की सही मात्रा। हम्म। दूसरी चीज होती है दवाई के फॉर्म में हम जिंक की सिरप देते हैं बच्चों को, ताकि वो जो हम्म। इंटेस्टाइन अंदर से डैमेज हो गया वो हील हो जाए। और प्रोबायोटिक्स मतलब गुड बैक्टीरिया देते हैं, ताकि जो बैड जर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में बैठ गए जिनकी वजह से हमें डायरिया हो, वो रिप्लेस होकर गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन को फिर से हेल्दी करने में मदद करती है। हम्म। इसके अलावा दही दे सकते हैं, क्योंकि दही के अंदर नेचुरली गुड बैक्टीरिया होती है। हम्म। दही या योगर्ट ले सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो फिर से हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी बनने में मदद करता है। और साथ साथ आप चाहे तो फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे केला वगैरह दे सकते हैं। हम्म। हाइड्रेटिंग जैसे मैंने बताया कि बटर मिल्क दे सकते हैं, कोकोनट वाटर एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, राइस वाटर, दाल वाटर दे सकते हैं। ये सब रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, इनको हम्म। ओआरएस अल्टरनेटिव माना जाता है। हम्म। बटर मिल्क, दाल वाटर, राइस वाटर, इन सब चीजों को हम कोकोनट वाटर विद पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको हम ये मानते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अल्टरनेटिव्स।
तो ओआरएस के अल्टरनेटिव मानते हैं ताकि बच्चा हाइड्रेटेड रहे। तो हम्म। मैं जनरली अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप कर्ड राइस खिलाओ जब बच्चे को हम्म। डायरिया हुई है तो। और डायरिया के टाइम पे ज्यादा जो तला हुआ भोजन या फिर बाहर से मंगाया हुआ भोजन नहीं खिलाना चाहिए, या कोई भी जंक फूड नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। सर और फ्रूट बनाना, जूसेस देने चाहिए। हाँ, बनाना दे सकते हैं? बनाना दे सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बनाना के अंदर फाइबर होता है, तो वो हम्म। मोशन को बाइंड करने में थोड़ा मदद करता है। तो अगर हम्म। आप बनाना पका हुआ भी देते हो ना, तो उसमें मोशन हम्म। बाइंड हो जाती है, थोड़ा लूजनेस ऑफ द मोशन बेटर हो जाती है, वो थोड़ा उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, हम्म। थोड़ा सॉलिड की तरह लगता है, तो वो बेटर होता है बनाना खाना। लूज मोशन में अच्छी चीज है क्योंकि बनाना पचता भी आसानी से है, और उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा मतलब शुगर की मात्रा अच्छी होती है, तो बच्चे को एनर्जी भी मिलती है। हम्म। और सर छोटे बच्चे जो डायपर्स पहनते हैं उन्हें अक्सर हम देखते हैं कि डायपर रैश हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं डायपर रैश को प्रिवेंट करने के लिए? डायपर रैश इसलिए होता है कि अगर आप सिंथेटिक जो डायपर है, जो हम्म। डिस्पोजेबल डायपर्स अगर पहना के रखते हो, तो हम्म। उसमें दो चीजें होती है। एक तो उसके अंदर हवा नहीं जा पाती, तो हम्म। वो स्किन की जो नेचुरल बैरियर है वो हेल्दी नहीं रहती। दूसरी चीज है हम्म। कि डायपर क्या करता है, नमी को तो सोख लेता है, जो हमारी हम्म। यूरिन या फिर स्टूल्स हैं उसकी नमी को सोख लेता है, बट जो यूरिन और स्टूल के केमिकल्स है वो उस बच्चे की स्किन की कांटेक्ट में बहुत लंबे देर तक रहते हैं, क्योंकि डायपर के वक्त बच्चा क्या होता है, नमी सूख जाती है तो बच्चे बच्चे रोते नहीं, और हम डायपर चेंज नहीं करते। अगर हम्म। मान लीजिए आप 3-4 घंटे तक डायपर को ऐसे ही छोड़ देते हो, तो वो जो हम्म। स्टूल और यूरिन का जो केमिकल है वो बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आता है, और फिर हम्म। स्किन के अंदर वो डैमेज करता है, स्किन की बैरियर को नुकसान पहुंचाता है, फिर स्किन के अंदर रेडनेस आ जाती है, हम्म। और फिर वो धीरे धीरे और डैमेज होता है, तो फिर डायपर रस्ट पूरा आ जाता है। तो प्रिवेंट करने के लिए यही बताते हैं कि आप जब बच्चा यूरिन या पॉटी कर रहा है तो तुरंत डायपर को चेंज करें, ज्यादा लंबे समय तक उसको वेट डायपर में नहीं छोड़ना है, ये सबसे हम्म। पहली चीज है। दूसरी बात, जब भी आप चेंज करते हो तो पहले एक बार गीले कपड़े से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर बच्चे को नेकेड छोड़ दीजिए ताकि वहां पर खुली हवा लगे, और वहां पर आप कोकोनट ऑयल या फिर पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, या फिर अगर अर्ली स्टेज ऑफ डायपर रैश है तो डायपर रैश क्रीम जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है वैसे टाइप की क्रीम लगा सकते हैं, तो हम्म। उससे वो स्किन हेल्दी हो जाएगी फिर से। तीसरी चीज जो मैं बताता हूँ कि डायपर तभी यूज करो, डिस्पोजेबल डायपर स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हो या नाइट में बच्चा सोने के टाइम पे कंफर्टेबल होना चाहिए उसके यूज करो। हम्म। दिन में या तो आप लंगोट यूज कीजिए या फिर कॉटन के एक एब्जॉर्बेबल डायपर आते हैं कॉटन मटेरियल के बने। तो कॉटन डायपर रेडीमेड भी आता है, कॉटन डायपर हमारे पुराने जमाने में लंगोट वगैरह यूज करते थे, हम्म। तो वो पहना के रखिए ताकि बच्चे को कॉटन मटेरियल से क्या होता है, हवा अंदर उसकी स्किन को लगती है, स्किन हम्म। हेल्दी रहती हम्म। और सर पहले ऐसा होता था कि आज से 10 साल पहले कि बच्चे को जैसे डाइपर्स हमने पहनाए तो कई बारी आप थोड़ा सा पाउडर वहां पे लगा देते थे क्योंकि इतनी गर्मी होती थी, या चेस्ट पे हम कई बारी टेल्कम पाउडर लगा देते हैं, तो क्या वो सही है पाउडर लगाना गर्मी में? नहीं, टैल्कम पाउडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ओके। जो टैल्क है वो रेकमेंडेड नहीं है बच्चों को, टैल्क इनहेलेशन इंजरी करता है। अगर हम्म। आप छिड़क के लगाते हो तो बहुत ज्यादा वो हवा में फैलता है, और बच्चा उसको इनहेल करने से लंग्स में प्रॉब्लम हो हम्म। सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। हम्म। साथ साथ टैल्क जो होता है वो एस्बेस्टस से बहुत समय मिक्स होता है, तो एस्बेस्टस हम्म। एक नॉन कार्सिनोजन है, इसलिए टैल्क पाउडर अब इंडिया में उतने अवेलेबल भी नहीं है। ओवरऑल टैल्क पाउडर पर धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस लग गया है और टैल्क पाउडर आज यूज नहीं होता। आजकल कॉर्न स्टार्च पाउडर यूज होता है बेबी पाउडर्स में, बट हम्म। एक्चुअली सच देखा जाए तो बेबी पाउडर हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि बच्चों अच्छा। को बेबी पाउडर नहीं लगाना चाहिए, सिंपल हम्म। उनके फेस पे आप मॉइस्चराइजर लगाइए, और हम्म। डायपर एरिया में जब आप डायपर चेंज कर रहे हो तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, पेट्रोलियम हम्म। जेली लगा सकते हैं, और अगर अर्ली स्टेज ऑफ डायपर रैश है तो डायपर रैश क्रीम भी लगा सकते हैं। हम्म। तो इस तरह से मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की स्किन को। पाउडर लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत ऑब्सेशन है कि पाउडर लगाने से बच्चा गोरा दिखता है और वो एक तरह से सुंदर दिखता है, तो इस तरह से इनफैक्ट लोग बहुत। हाँ, फेयर एंड लवली भी आती है इंडिया में बहुत टाइम से कि अगर बच्चा थोड़ा सा डार्क स्किन है तो फेयर लवली मदर लगाती है कि बच्चा गोरा हो जाएगा। हाँ, तो, तो वो चीज अब रेकमेंडेड नहीं है, एक्चुअली बेबी पाउडर्स की कोई जरूरत ही नहीं है, मॉइस्चराइजर लगाना है और हम्म। डायपर एरिया में जैसे मैंने बताया वो सब चीजें लगानी है, तो उसी से हम्म। बच्चे की स्किन केयर अच्छी रहती है। और सर इंडिया में जैसे मुंडन की बहुत ही परंपरा है, मुंडन कराने की बच्चे की, तो क्या वो सही है मुंडन कराना? और अगर कराते हैं मुंडन, जो भी इंडियंस होते हैं अपने बच्चों के, यहाँ यूएसए में भी जो इंडियंस होते हैं वो अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पे कराते हैं, तो किन हम्म। उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए मुंडन कराते समय?
देखिए, मुंडन एक ट्रेडिशन है, इसका हम्म। कोई साइंटिफिक बेनिफिट्स नहीं है, मतलब हम्म। साइंस वाइज इट डजंट हैव एनी बेनिफिट। लोग हम्म। समझते हैं दो चीजें, एक तो मुंडन कराने से वो सोचते हैं कि जो नए बाल आएंगे वो घने आएंगे, बेहतर हम्म। आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। देखिए, आप ऊपर से काट रहे हो हेयर को, मगर हाँ। जो हेयर ग्रोथ होती है वो रूट से होती है, रूट्स। तो हम्म। रूट्स सेम ही रहेंगे आपके, कट करने से, हेयर के ऊपर कट करने से तो रूट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उस तरह से हम्म। कुछ होता नहीं है। जनरली जो बेबी के हेयर होते हैं ना, जन्म के टाइम पे वो नेक्स्ट 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में झड़ जाते हैं, और हम्म। उसके बाद जो परमानेंट हेयर आता है वो नेचुरल हेयर पैटर्न होता है। हम्म। और तो वो एक अच्छा पैटर्न आ जाता है, 1 साल तक आते आते जो ओरिजिनल उसका हेयर पैटर्न होती है वो आ जाता है। बेबी हेयर क्या होता है, वो मदर के हेयर से, मदर की हार्मोन से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो धीरे धीरे वो गिरते हैं। जब मदर की हार्मोन जो बेबी के बॉडी में होती है उसकी लेवल धीरे धीरे कम होती है, तो बेबी हेयर्स का फॉल होता है, और फिर नेचुरल हेयर जो ओरिजिनल बच्चे के हेयर है वो आने लगते हैं। हम्म। और एक चीज बच्चों में होता है कि बच्चे जिस तरफ सोते हैं उधर थोड़ा सा हेयर फॉल होता है। छोटे बच्चे जो 6 महीने से कम होते हैं, पेट पे जिस तरफ ज्यादा सोते हैं उधर प्रेशर की वजह से हेयर फॉल वहां पर होता है। बट जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो फिर बैठना सीख जाता है, फिर हम्म। क्रॉल करने लगता है, फिर खड़ा हो जाता है, तो वो हेयर फिर चारों तरफ एक समान ग्रो करता है। तो ये हम्म। पहली चीज। अगर मान लीजिए कि आप ट्रेडिशन की वजह से करना चाहते भी हो मुंडन, हम्म। तो आपको 1.5 से 2 साल तक वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक एंटीरियर फ्रंटल होती है, जो हमारे हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट पोर्शन होता है। ये हम्म। सॉफ्ट पोर्शन हमारे ब्रेन को एकोमोडेट करने के लिए होता है, कि ब्रेन जब ग्रो करेगा तो उसको जगह चाहिए फैलने के लिए। तो अगर सख्त हड्डी रहेगी तो फैल नहीं पाएगा, तो वो सॉफ्ट पोर्शन फ्लेक्सिबल होता है और उससे ब्रेन को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। तो वो सॉफ्ट पोर्शन अगर बच्चा हिल गया, अगर आप रेजर्स यूज कर रहे हो, साफ कोई इंस्ट्रूमेंट से बच्चे की हेयर कट कर रहे हो, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं, वो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो जनरली हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि 1.5 से 2 साल के बाद कराइए, अगर आपको कराना है ट्रेडिशन की वजह से। वरना आप नहीं भी कराओगे तो बच्चे के जो नेचुरल हेयर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हम्म। सर जैसे बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो उनको क्रेडल कैप की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या है और उसको कैसे हटा सकते हैं? कैडल का हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि बेबी के सिर पे आप कोकोनट ऑयल लगा दीजिए, कोकोनट ऑयल हम्म। लगा के अच्छे से मसाज कर लीजिए, और हम्म। उसको 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद हम्म। आप बेबी शैम्पू लगा के उसको वॉश कीजिए। और हम्म। फाइनली जब बेबी शैम्पू से वॉश करने के बाद बेबी जो बेबी ब्रश आता है या बेबी कॉम आता है, जिसके टिप शार्प नहीं होते हैं, ब्लंट होते हैं, गोल गोल टिप्स होते हैं, ताकि बच्चे की सॉफ्ट स्किन पे इंजरी सॉफ्ट ना हो, स्किन, हाँ। तो उस तरह की बेबी कॉम से वो स्केल धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो ये हम्म। एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, और इसके बाद भी अगर नहीं होता, ये करने से जनरली 3 to 4 वीक्स में ये जो क्रैडल कैप है वो हट जाता है। मगर हम्म। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप एंटी फंगल क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं, डॉक्टर की एंटी फंगल शैम्पू भी यूज कर सकते हैं डॉक्टर से लिखवा कर। तो ये हम्म। एक बेसिक क्रैडल कैप की प्रॉब्लम आती है, जो जनरली कोकोनट ऑयल से मसाज करके और मैंने बताया कि बेबी शैम्पू यूज करने से कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हम्म। और सर जैसे सर्दी खांसी जुकाम में बच्चों में लगा रहता है, तो क्या कोई घरेलू रेमेडीज हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि उन्हें रिलीफ मिले? रात को बच्चे लेटते हैं तो खांसते रहते हैं, तो ऐसे में हम उन्हें क्या रेमेडीज घर की बनी हुई दे सकते हैं? देखिए, जो बच्चों की सर्दी खांसी है, हम्म। अगर बहुत माइल्ड है, मामूली है, तो उसमें कुछ हम्म। होम रेमेडीज ट्राई की जा सकती है। हम्म। एज वाइज मैं बता दूंगा। हम्म। बट अगर सीरियस सर्दी खांसी होती है तो हमेशा दिखाना चाहिए। सर्दी खांसी हम्म। के कारण बहुत सारे होते हैं। तो हम्म। अगर मान लीजिए बच्चे की नोज ब्लॉक है या नाक से पानी आता है, तो उसमें सलाइन नेजल ड्रॉप हम यूज कर सकते हैं, हम्म। या हम्म। फिर थोड़ा सा स्टीम दे सकते हैं, सर्दी में भाप दे हम्म। सकते हैं। छोटे हम्म। बच्चों को सिर्फ प्लेन वाटर की भाप देते हैं, और थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, मान लीजिए 1 साल से बड़ा है बच्चा, तो उसके अंदर हम यूकेलिप्टस ऑयल भी डाल सकते हैं, तो हम्म। आता है। तो यूकेलिप्टस ऑयल का एक लिक्विड डाल देते हैं, तो उससे सनसनाहट से नाक खुल जाती है सर्दी के लिए। हम्म। खांसी के लिए भी अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो हम हनी यूज कर सकते हैं। हनी को देखा गया है रिसर्चेस में कि समटाइम्स इट इज एज गुड एज कॉफ सिरप्स। हम्म। तो अगर मामूली खांसी है, ड्राई कॉफ टाइप की है, तो हम्म। उसमें हनी इज एंटीटसिड, सो हनी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच हनी बेड टाइम पे अगर बच्चे को डायरेक्टली खिलाते हैं या फिर आधा ग्लास गर्म पानी में मिला के देते हैं, तो उससे बच्चों की खांसी में कई बार आराम आ जाता है। और एक चीज 1 साल से बड़े बच्चों को खांसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, वो है मिल्क टर्नर, मतलब हल्दी वाला दूध। थोड़ा सा हल्दी दूध को बॉईल करते हैं उसमें डाल देंगे, और हम्म। बाद में उसमें थोड़ा गुड़ डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा भी बड़े बच्चों को, तो 1 साल से बड़े बच्चों को हम थोड़ा सा काढ़ा भी बना सकते हैं, हनी हम्म। जिंजर तुलसी का काढ़ा बना के पिला सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा होम रेमेडीज है। बट होम रेमेडीज में ये ध्यान रखना है कि ये सब चीजें थोड़ा 1 साल से बड़े बच्चों पे
ट्राई करना है। हम्म। छोटे बच्चों पे अगर उनको सर्दी खांसी है तो दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ा नाजुक होते हैं और उनको हम्म। अगर इन्फेक्शन लगा हुआ है और हमने इग्नोर किया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। और ये जो होम रेमेडीज है थोड़ा माइल्ड प्रॉब्लम्स के लिए ठीक है, जैसे ही थोड़ा सीरियस लग रहा है या फिर इसके साथ बुखार और भी दूसरी प्रॉब्लम्स है तो दिखाना बेटर होता है, क्योंकि होम रेमेडीज माइल्ड प्रॉब्लम्स के लिए ही काम करती है, सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए काम नहीं। हम्म। सर जैसे कि विक्स होता था, कई बारी मदर्स, हम छोटे थे तो विक्स लगा देती थी, तो वो सही करती। है? विक्स से हेल्प मिलता है विक्स सर्दी? जो लगाते हैं वो भी मैं बोलूंगा कि बच्चे जब 1 साल से बड़े हैं तो बड़े उनकी हों। छाती में हाँ। हल्का सा लगा सकते हैं, तो उससे सनसनाहट से नाक खुल जाती है, तो इफेक्टिव रहता है। विक्स हम्म। बेबी रब आता है। विक्स का हम्म। बेबी रब आता है, उसके अंदर यूकेलिप्टस ही होता है, तो 1 साल से बड़े बच्चों को हम छाती में लगा सकते हैं। और प्लेन यूकेलिप्टस का जो आता है वो 3 महीने से भी बड़ा आता है, 3 महीने से बड़े बच्चों को भी यूज किया जाता है कहीं कहीं। तो हम्म। उसकी कॉम्पोजिशन अगर आप पढ़ेंगे ना बेबी रब्स की, तो उसमें लिखा होता है कि अबव 3 मंथ्स, अबव 1 ईयर, तो उस हिसाब से हम्म। अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं तो यूज करना चाहिए। हम भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते। और सर अगर बच्चे को खांसी है या जुकाम है, तो ऐसे कौन से 3 फूड्स हैं जो बच्चे को बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, हमें नहीं देने चाहिए बच्चों को? ये देखिए, इससे साइंटिफिक फैक्ट्स बहुत कम है कि सर्दी खांसी का किसी फूड से रिलेशनशिप है। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, मान हम्म। लीजिए मुझे किसी नट से एलर्जी है या अंडे से हम्म। एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है, तो वो तो हमें अवॉइड करना ही है। हम्म। बट ऐसा नहीं है कि केला खाने से या दही खाने से या फिर कोई ठंडी चीज खाने से खांसी हम्म। सर्दी बढ़ जाती है। एक ही चीज मैं मना करता हूँ कि फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए, हम्म। या फिर फ्रिज से निकाल के आइसक्रीम ना खाएं अगर आपको सर्दी खांसी हुई है, तो वो नहीं नहीं करना है। एकदम ठंडा पानी नहीं पीना है, या फिर आइसक्रीम वगैरह या ठंडी चीजें एकदम फ्रिज से निकाल के नहीं खानी है अगर सर्दी खांसी है। बाकी जो नॉर्मल होममेड फूड है वो आप खा सकते हो। और इस चीज को लेकर इंडिया में बहुत ज्यादा ये एक मिथ बना हुआ है कि दही या केला खाने से दही। बच्चों को सर्दी खांसी। हाँ, दही जैसे फ्रिज में रखा हुआ है तो वो मदर्स कभी भी नहीं देती हैं कि जब तक खांसी जुकाम ठीक नहीं हो जाएगा दही नहीं खाना है, बट आपने ये बात दही खा अच्छी सकते हैं, बताई। केला भी हाँ। खा सकते हैं, बट फ्रिज से निकाल के एकदम ठंडा नहीं खाना। हम्म। सर्दी खांसी में मैं हमेशा यही समझाता हूँ कि आप खा तो सकते हो दही हम्म। केला, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद। और हम्म। क्या चीज नहीं खानी है, तो फ्रिज से निकाल के एकदम ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं हम्म। पीना है, सोडा नहीं पीना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। हम्म। जनरली सर्दी खांसी में हम ये बोलते हैं कि थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पीजिए, ताकि आपके गले में जो इरिटेशन है उसमें सूदिंग इफेक्ट आता है। हम्म। और सर अगर बच्चों को फीवर आता है और 2 दिन तक फीवर है बच्चे को, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, जनरली जो फीवर आता है, फीवर हम्म। बहुत एक सिम्टम्स बहुत सारी बीमारियों का हो सकता है। हम्म। फीवर मामूली सर्दी कॉमन कोल्ड की वजह से भी हो सकती है, हम्म। और डेंगू टाइफाइड किसी भी बीमारी की वजह से हमें फीवर आ सकता है। तो हम्म। फीवर का इस तरह से हमें समझना चाहिए कि अगर मामूली बुखार है, पहले हम्म। या दूसरे दिन ही बुखार आया है, और बच्चा बुखार के टाइम पे भी एक्टिव है, ठीक से खा रहा है, सुस्त नहीं है, खेल हम्म। रहा है, तो उस टाइम पे हम पैरासीटामोल की जो दवाई है जिसको हम्म। कैलपॉल क्रोसिन दोनों के नाम से आती है, वो सही डोज में आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर उससे बुखार उतर जा रहा है तो आप 1 दिन तक वेट करके देख सकते हैं, बशर्ते कि बच्चा सही हो, बच्चा हम्म। खाना खा रहा हो, एक्टिव है, खेल रहा है, उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बहुत दिक्कत में नहीं है, हम्म। चिड़चिड़ा नहीं है, सुस्त नहीं है, तो वो बच्चे को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हम्म। बट इसमें यही रहता है कि 1-2 दिन में बाद अगर बच्चा इंप्रूव नहीं होता है, या फिर पहले दिन से ही बच्चा सीरियस लग रहा है, हम्म। तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि फीवर किसी एक बीमारी का लक्षण नहीं है, किसी भी हम्म। बीमारी का फीवर लक्षण हो सकता है। हम्म। तो इसलिए हमें फीवर को बच्चे की कंडीशन से देखना चाहिए, रादर ऐसे नहीं सोचे कि टाइम का हम कुछ फ्रेम रख सकते हैं। हम्म। जनरली 1-2 दिन आप वेट कर सकते हो अगर बच्चा ठीक है तो। सर जैसे फीवर आता है बच्चों को, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको भारी फूड ना दें, जैसे खिचड़ी दे दें या हल्का फूड दे दें, ताकि उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही है, आपके जो फीवर है, इन्फेक्शन है, उससे फाइट कर रही है। तो क्या ये बात सही है? कौन से ऐसे हाँ, फूड फीवर हैं? में देखिए, फूड का मैं यही समझाता हूँ कि फीवर में हम्म। ना बच्चा खाना खाना नहीं चाहता है, क्योंकि हम्म। हमको भी एक्सपीरियंस है कि एज अ पर्सन हम्म। हम भी जब बीमार पड़ते हैं एडल्ट की, हम्म। तो हमारी भूख तो नहीं लगती हमें, क्योंकि हम्म। बुखार जब तेज होता है तो भूख अपने आप कम हो जाती है। तो हम्म। उसमें यही होता है कि आप जो ऐसा खाना तो आसानी से पच जाए, जैसे खिचड़ी हो हम्म। गया, हलवा हो गया, खीर हो गया, हम्म। जो आसानी से पच जाए, ज्यादा हम्म। तला हुआ या बाहर का मंगाया हुआ खाना नहीं देना चाहिए। हम्म। सिंपल इजी डाइजेस्टेबल फूड देना चाहिए। फ्रूट्स काट के दे सकते हो आप, फ्रूट्स आसानी से पच जाते हैं, तो हम्म। उस तरह से बच्चे को खिलाना चाहिए। और एक चीज मैं बताता हूँ कि फीवर में बच्चों को थोड़ी थोड़ी गैप में खिलाना चाहिए, जैसे कि अगर बच्चा 4 बार खाता है तो यहाँ 6 बार खाएगा, क्योंकि एक हम्म। बार में बच्चा ज्यादा नहीं खा पाता बुखार में। हम्म। 4-5 चम्मच आधा कटोरी खाएगा, बहुत ज्यादा नहीं खा पाता। तो हम्म। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर बार बार भी खाएगा तो उसकी
सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और लिक्विड फूड ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे आपने बताया ना खिचड़ी हो गया, उस तरह से दलिया वगैरह हो गया, तो वो लिक्विड खाना आसान होता है, क्योंकि चबाने में मेहनत करना बच्चे नहीं चाहते जब बुखार तेज होता है। तो कर्ड राइस वगैरह भी दे सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे बच्चा सॉलिड खाना जब स्टार्ट करता है, मोस्टली 6 मंथ्स बाद बोला जाता है कि मदर्स मिल्क देना है और सॉलिड खाना स्टार्ट करता है, तो पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सॉलिड स्टार्ट करते समय बच्चों को? एक चीज जो इम्पोर्टेंट है 6 मंथ के, हम्म। मतलब ये होता है कि 180 डेज, हम्म। 6 मंथ कंप्लीशन। कई लोग 5वें महीना कंप्लीट और 6 महीने की शुरुआत को ही 6 मंथ मान लेते हैं, नहीं। हम्म। साइंटिफिक टर्म्स में 6 मंथ का मतलब होता है 180 डेज कंप्लीट। हम्म। और बच्चे को अगर खाना स्वallow करना है, सेमी हम्म। सॉलिड फूड, तो बच्चे हम्म। का हेड कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। मतलब कई छोटे बच्चे क्या होता है, उनका हेड कंट्रोल नहीं होता है। तो हम्म। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जनरली 4 मंथ में बच्चे को हेड कंट्रोल आ जाता है, अपना हेड वो अपने नेक से सपोर्ट कर लेते हैं। हम्म। और 6 महीने आते आते बच्चा विद सपोर्ट, मतलब हाथ को सामने रख के बैठना सीखता है। तो थोड़ा बहुत ये मैच्योरेशन होनी चाहिए कि बच्चा अपना हेड कंट्रोल अचीव कर ले, थोड़ा बहुत सपोर्ट के साथ बैठना सीख जाए, तब जाके बच्चा सेमी सॉलिड फूड लेने के लिए तैयार होता है। अच्छा, हम्म। उस टाइम पे जो सेमी सॉलिड फूड हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो सेमी सॉलिड होगी, मतलब जैसे कि एक चिपचिपा सा घोल जिसको बोलते हैं, हाँ, हम्म। उस तरह की प्यूरी फॉर्म में स्टार्ट करना होता है 6 मंथ में। और शुरुआत के लिए ये रिकमेंड करते हैं कि शुरू में सिंगल आइटम से आप स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपने राइस की प्यूरी बना दी, हम्म। दाल की प्यूरी बना दी, मूंग दाल की प्यूरी बना दी, या फिर दलिया बना दिया, या फिर सूजी का बना दिया, या फिर रागी का बना हम्म। दिया, तो एक पतला सिंगल प्यूरी स्टार्ट करके 3 दिन तक, रूल ऑफ 3 बोला जाता है कि 3 दिन तक आप सिंगल आइटम दे के देखिए कि उस हम्म। बच्चे को वो चीज की टेस्ट लग रही है, बच्चा हम्म। खाना सीख रहा है अच्छे से, उसको वो आदत पड़ जाएगी, वो चीज वो खाना सीख जाए, फिर नया फूड इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कीजिए। एक की। बार में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने से बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उस टाइम तक 6 महीने तक बच्चे ने माँ के दूध के अलावा कुछ और टेस्ट नहीं किया होता है, तो उसको नया टेस्ट एडजस्ट करने के लिए भी टाइम देना चाहिए। कई बार क्या होता है, फर्स्ट डे आप इंट्रोड्यूस करो, बच्चा उसको नहीं पसंद करता, हम्म। दूसरे तीसरे दिन फिर उसको पता चल जाता है कि ये भी फूड है, तो वो फिर लेना हम्म। शुरू कर देता है। तो इस हम्म। तरह से 3 दिन तक हमें टाइम देना चाहिए किसी भी न्यू फूड को इंट्रोड्यूस करते वक्त। और जब हम एलर्जिक फूड स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई फूड ऐसा था जो नॉन एलर्जिक कॉज करता है, जैसे कि मान लीजिए नट्स पाउडर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर अंडा इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये सब नॉन एलर्जन, उस समय में ज्यादा सावधानी देना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई एलर्जिक रिएक्शंस बच्चे को उससे हो रहे हैं कि नहीं। हम्म। थर्ड थिंग है कि आयरन रिच सेमी सॉलिड फूड देना चाहिए, ऐसे हम्म। फूड देना चाहिए जिसके अंदर आयरन है, क्योंकि हम्म। 6 महीने के बाद जो बच्चे के अंदर आयरन होती है बॉडी में, माँ के गर्भ से उसको जो आयरन मिली होती है उसका रिजर्व खत्म हो जाता है, तो उस समय हम्म। से फिर हम आयरन सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करते हैं, और पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप उस तरह का फूड दीजिए जिसमें कि आयरन हो। जैसे ठीक है, पालक का ये सारी सूप बना चीजें। सकते हैं बच्चों के लिए, पालक। हाँ, पालक का सूप बना सकते हैं, हम्म। टोफू वगैरह भी मैश करके दे सकते हैं, कई चीजों में हम्म। जिसमें आयरन होता है वो सब चीजें, डेट्स की प्यूरी भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत बना के, है ना। हम्म। तो इन सब में आयरन होता है, तो वो आयरन वाली फूड, ब्रोकोली वगैरह के अंदर आयरन होता है, तो ये सब चीजें देना होता है बच्चों को। और कौन सी वैक्सीनेशंस ऐसी हैं जो बच्चों के लिए मैंडेटरी हैं, इंडियन बच्चों के लिए मैंडेटरी हैं, जिसको कि हम स्किप नहीं कर सकते? देखिए, वैक्सीन बहुत सारी आती हैं पहले तो, और जो वैक्सीन शुरुआत में लगती हैं, गवर्नमेंट में जो सारी वैक्सीन लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम्म। हम इंडिया में लगाते हैं बर्थ के टाइम पे ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, और हम्म। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। फिर हम्म। 6, 10 एंड 14 वीक्स पे एक सेट ऑफ वैक्सीन लगती हैं, उसमें हम्म। डीटीपी होता है, डिप्थिरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, हिब होता है, और उसमें पोलियो का भी इंजेक्शन लगता है, हेपेटाइटिस बी का भी इंजेक्शन लगता है, और रोटा वायरस की वैक्सीन लगती है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगती है। तो जो मेरा पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीन मेमोराइज तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है उसको मेमोराइज करना, बट कार्ड आपको मिलता है। जहां भी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में होता है, तो एक बर्थ कार्ड मिलता है, उस कार्ड में पूरे डिटेल्स में लिखा होता है, और लोकल लैंग्वेज में भी लिखा होता है कि कौन सी वैक्सीन किस किस एज में लगेगी। तो गवर्नमेंट में जो वैक्सीन मिलती है, दे आर एब्सोल्युटली मैंडेटरी, तो वो लगाना ही है, क्योंकि वो बीमारियां लाइफ थ्रेटनिंग है, और उसके अगेंस्ट वैक्सीन जो है फ्री में मिलती है। अच्छा, प्राइवेट और गवर्नमेंट वैक्सीन शेड्यूल्स जो होते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है। गवर्नमेंट में सारी वैक्सीन मिलती है, बट कुछ ऐसी वैक्सीन नहीं मिलती है, 4 या 5, जो हमें अलग से प्राइवेट में एडिशनली दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस ए हो गया, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हो गई, टाइफाइड की हो गई, चिकन पॉक्स की हो गई, और 10 साल के बच्चों को, जो मेल या फीमेल है, उनको एक एचपीवी की वैक्सीन लगती है, जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, और मेल में जेनेटल वॉर्ट और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर से बचाती है। तो ये 5 ही वैक्सीन है जो गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। तो जो लोग प्राइवेट में ले रहे हैं तो उनको सारा वैक्सीन मिल जाता है, और जो गवर्नमेंट में ले रहे हैं वो गवर्नमेंट की सारी वैक्सीन ले लेते हैं, तो अच्छा है।
और उसके साथ एडिशनली आप चाहें तो जो 4-5 महीने एडिशनल वैक्सीन होता है वो प्राइवेट में जाके किसी पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे तो वो एडिशनल वैक्सीन आपको लगा देंगे। हम्म। और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है इंटेलिजेंट निकले, इंटेलिजेंट बने। तो क्या आपके पास कोई मैजिकल फॉर्मूला है ऐसा कि जो जिससे हम अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं? देखिए, इंटेलिजेंट बनाने का यही होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम्म। कई लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी इंप्रूव हो, तो इसे हम्म। इम्यूनिटी इंप्रूव करने का कोई एक सोल्यूशन नहीं है। इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, वैक्सीन देना पड़ेगा, हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, और हम्म। उसमें बच्चे की इमोशनल स्टेट का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक हम्म। है। सिमिलरली अगर आप बात करो कि इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि आप अच्छे न्यूट्रिशन दो जो हम्म। ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, डीएचए, विटामिन डी, ये सब चीजें हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आयरन, ये हम्म। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, डीएचए और विटामिन डी, ये सारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट है जो हमें मिलना चाहिए बच्चे को। दूसरी चीज है जो ब्रेस्ट मिल्क है, हम्म। दैट इज एसोसिएटेड, साइंटिफिकली देखा गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड है, मतलब माँ का दूध 6 महीने तक सिर्फ ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं, हम्म। उनकी आईक्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो अगर आप इंटेलिजेंट बनाना है तो ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए। तो हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज होती है कि इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स के साथ, जितना हम बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे, जितना हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चा हम्म। इंटेलिजेंट बनता है। और हम्म। बच्चे के साथ आप जितना उसको इंकरेज करोगे खेलने के लिए, हम्म। उसको हर तरह से चीजों से इंट्रोड्यूस करोगे, खुद उसके साथ खेलोगे, तो इंटेलिजेंट बनता है। और फोर्थ है कि एक एज के बाद बच्चों को ग्रुप में खेलना अलाउ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हम्म। आपस में जब खेलते हैं दे बिकम इंटेलिजेंट। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं अगर हम सही करते हैं तो बच्चे की इंटेलिजेंस सही रहेगी। तो जैसे आपने बताया कि मदर्स मिल्क जो है बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी आईक्यू के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो कई बारी मदर्स को मिल्क नहीं बनता है, तो क्या मदर्स कुछ चीज़ें ले सकती हैं ऐसी जिनसे उनका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाए? पहली चीज मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन, कि माँ हम्म। का शरीर में पानी अगर सही मात्रा में रहेगी तो ही माँ अच्छी मात्रा में दूध बना सकती है, क्योंकि हम्म। ब्रेस्ट मिल्क में 85% पानी होता है, ठीक है। हम्म। तो मदर को क्या करना चाहिए, करीब करीब 2 लीटर पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 से ढाई लीटर पीना ही चाहिए। और जब भी मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसके आसपास 1 गिलास पानी पीना चाहिए। हम्म। तो इससे क्या होता है, मदर की हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन ठीक रहती है। तो हम्म। मदर की हाइड्रेशन ठीक रहेगी तो दूध बनेगा। दूसरी चीज होता है कि अगर माँ बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है तो माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन नाम के दो हार्मोन निकलते हैं, जिससे ब्रेस्ट मिल्क बनता है और सेक्रेट करने में मदद मिलता है। हम्म। थर्ड जो होती है कि मदर को रिलैक्स होना, सही मात्रा में नींद लेना और पेन फ्री होना, ये जरूरी है। तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद कई बार बॉडी में बहुत जगह पे पेन होता है, तो उस समय हम्म। पे मदर को सही रेस्ट की जरूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि बच्चों को फीड कराना हर 2 से 3 घंटा बहुत ही एग्जॉस्टिंग काम है। तो उस हम्म। समय पे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनका रोल ये होता है कि माँ तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, बट बच्चे को नहलाना, उसकी डायपर चेंज करना, या फिर बच्चे की केयर के दूसरी चीजें जैसे कि मसाज हो गया, ये सारी चीजें दूसरे लोग अगर माँ को सपोर्ट करते हैं, माँ को हम्म। थोड़ा रेस्ट लेने देते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक चीज, घर के काम कोई दूसरा व्यक्ति करे तो बच्चे को सिर्फ माँ देख रही है तो माँ को आसान होता है। तो ये सब चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है माँ के एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इसके हम्म। अलावा कुछ दवाइयाँ आती हैं, शतावरी का पाउडर आता है, वो सब ले सकते हैं। हम्म। और यहाँ तक कि गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, नारियल का पानी, यहाँ तक कि ये सब चीजें बहुत मदद करती है। मेथी या फिर सौंफ को पानी में भिगा के पिलाना, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा करके मदद करती हैं। बट जो मेन मेन चीज है वो है कि मदद का हाइड्रेशन, रेस्ट, स्लीप और पेन फ्री होना, और बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना। और सर जब बच्चे के जैसे दांत निकलते हैं, छोटे बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, तो उन्हें बहुत इचिंग होती है, वो कोई भी कपड़ा लेकर अपने मुंह में डालने लगते हैं, कुछ भी टॉय उठा करके उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं पेरेंट्स, कैसे हेल्प कर सकते हैं? टीथिंग प्रोसेस जो है बच्चों को 6 महीने से 12 महीने के बीच में शुरू होती है। और हम्म। अक्सर टीथिंग के समय जब मसूड़ों से फट के दांत निकलता है तो दर्द होता है बच्चों को। हम्म। तो वो क्या करते हैं, चीजों को उठा के मुंह में डालते हैं और काटने का ट्राई करते हैं। वो मसूड़ों की जो सनसनाहट है या फिर जो दर्द होता है उसको कम करने का ट्राई करते हैं। कई बार रोते हैं और खाना भी कम कर देते हैं। तो हम्म। उस समय पे जो सबसे अच्छी चीज होती है कि आप एक कप फिंगर पे कपड़े को, सूती कपड़े को लपेट के ठंडे पानी में डुबा के वहां पर गम मसाज कीजिए, तो उससे उसको हम्म। बहुत रिलीफ मिलता है। और अगर बच्चा तीथर लेता है तो सिलिकॉन का अच्छी क्वालिटी का
बीपीए फ्री टीथर अगर देते हैं बच्चा उसको काटता है तो उसको आराम मिलता है। इसके बावजूद भी अगर बच्चे को ज्यादा दर्द होता है तो जो पैरासीटामोल की ड्रॉप्स आती है वो भी हम कभी कभी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत दर्द होता है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना नहीं खाता। तो हम्म। ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सर ब्रश कराना कब शुरू करना चाहिए बच्चे को? देखिए ब्रश करना तो जनरली 6 महीने के बाद जब दांत आ जाएंगे तो शुरू करेंगे। हम्म। बट माउथ क्लीनिंग हमको बहुत शुरू से ही शुरू करना होता है। मतलब फर्स्ट वीक के बाद ही आप बच्चे को फिंगर में कपड़े लपेट के, जैसे मैंने बताया उस तरह हम्म। से एक फिंगर में आप सूती कपड़े को लपेट लीजिए और हम्म। क्लीन वाटर में डिप करके बच्चे की मुंह को चारों तरफ हल्का सा घुमा के साफ कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए। तो माउथ क्लीनिंग हम बहुत अर्ली स्टेज से शुरू कर सकते हैं। हम्म। और जब तक दांत नहीं निकलते तब तक ब्रश करना जरूरी नहीं है। बट जब दांत निकल जाते हैं तभी से हम बच्चों को ब्रश करने की आदत डाल सकते हैं। शुरू में ही अगर आप आदत डाल दोगे तो बाद में ब्रश करना बच्चों की हैबिट बन जाती है। मैं तो कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं 2 साल के बच्चों को लेकर बोलते हैं कि सर ये बच्चा ब्रश करना ही नहीं चाहता। तो हम्म। ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो शुरू से ही जब बच्चों को पहला दांत आ जाए तब से आप ब्रश करना शुरू कर दीजिए। और उसके पहले ही छोटे उम्र से ही, मतलब पहले 1 और 2 वीक्स के बाद से ही आप बच्चे को रेगुलर माउथ क्लीनिंग कीजिए। दांत नहीं होने के बावजूद भी आप कपड़े को, सूती कपड़े को, साफ कपड़े को लपेट के फिंगर से 1 बार या दिन में 2 बार बच्चे के मुंह को साफ कीजिए। हम्म। और सर टूथपेस्ट कब यूज करना चाहिए, और क्या फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट होता है जो हमें यूज करना चाहिए छोटे बच्चों के लिए? इसका जो है कि बेबी टूथपेस्ट जो होते हैं 1 साल के बाद आप बेबी टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। हम्म। जनरली इसमें थोड़ा अलग अलग गाइडलाइंस हैं, हर जगह पे थोड़ा हम्म। बहुत अलग है। बट जो मैंने देखा है कि 2 साल के बाद आप फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। 1 से 2 साल के बीच में जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो आप फ्लोराइड फ्री वाला भी यूज कर सकते हो, बेबी टूथपेस्ट हम्म। आते हैं। जनरली इसका मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जब बच्चे के कुछ इनिशियल दांत रहते हैं तो एक बार अपने हम्म। डेंटिस्ट से मिल लीजिए और उसके हम्म। बाद उनसे डिस्कस करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है। और सर जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में खेल रहे होते हैं, तो कई बारी वो टॉय, कोई छोटा सा पीस ऑफ टॉय होता है मुंह में ले लिया, या कॉइन बहुत कॉमन होता है कि घर में इधर उधर कहीं कॉइन पड़े हुए हैं बच्चे ने मुंह में ले लिया, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए इमिडिएटली? देखिए ये बहुत ही रिस्की और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है, हम्म। ये बहुत सीरियस है। कोई हम्म। भी ऐसी छोटी चीज जो बच्चा गले में फंसा ले वो बच्चे के आसपास नहीं होनी चाहिए। हम्म। करीब करीब 4 से 6 महीने के बाद बच्चों को एक माउथिंग रिफ्लेक्स आ जाती है। मतलब क्या, कोई भी चीज पड़ी रहेगी वो मुंह में डालेंगे। हाँ, तो मुंह में बच्चे डाल का ये लेते हैं। नेचुरल रिफ्लेक्स होता है और ये हम्म। बच्चे को 6 महीने से शुरू होकर 2 साल तक चलता रहता है। तो हम्म। इसमें जो पेरेंट्स हैं या फिर जो घर पे लोग बच्चे का ध्यान रखें, उनका ध्यान ये होना चाहिए कि कोई भी छोटी बच्ची जो बच्चे के मुंह में फंस जाए वो नहीं जानी चाहिए। क्योंकि देखिए मुंह हम्म। के पास हमारा जो गला है वहां पर सांस की नली भी है और खाने की नली भी है। हम्म। अगर गलती से भी कोई चीज सांस की नली में चले जाएगी तो सांस रुक जाएगी बच्चे की, फिर वो जानलेवा भी हो सकता है। तो हम्म। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उनको चेस्ट कंप्रेशन और बैक थ्रस्ट दिया जाता है। हम्म। वो एक सीपीआर टेक्निक जो बेसिक सिखाई जाती है उसमें वो होता है। और 1 साल से बड़े बच्चों को हेमलिक्स मैनूवर करते हैं, वो छाती के नीचे प्रेस करके निकालने का ट्राई करते हैं। अगर हो गया घर पे इसको फर्स्ट एड के फॉर्म में कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है और लग रहा है कि सीरियस है तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास या फिर आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहां पर हम्म। ऑक्सीजन इमरजेंसी फैसिलिटी अवेलेबल वहां जाना चाहिए। हेमलिक्स मैनूवर और सीपीआर अगर आपने ट्रेन किया हुआ है तो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। बट नहीं ट्रेन है तो फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल को पहुंचना चाहिए। सर कई बारी मैंने ऐसा सुना है कि कुछ कोई कहता है कि बच्चे को कुछ बनाना खिला दो या कुछ खिला दो तो वो पॉटी के थ्रू निकल जाता है, वो सब क्या मिथ है? नहीं, देखिए क्या होता है कि बच्चे चबाने में उतने सक्षम नहीं होते। शुरू हम्म। में सामने के दांत में बच्चा काट लेता है कोई चीज को, ठीक हम्म। है। तो काटने से उसके एक बड़ा पीस तो वो कर सकता है, बट छोटा पीस तभी होता है जब हमारे साइड के दांत आते हैं। तो हम्म। साइड के दांत से बच्चे को चबा के फिर हम छोटी छोटी पीस में कन्वर्ट करते हैं किसी भी फूड को। तो हम्म। जो बच्चा होता है उसको चबाने वाले दांत थोड़ा दिन बाद आते हैं, है ना, हम्म। शुरू में ही नहीं आते। तो मैं हम्म। देखो कि सामने में चार दो दो करके हम्म। फिर चार चार करके दांत आते हैं, तो उसमें काट काट सकते हैं हम सामने के दांत से फूड को काटते हैं और हम्म। चबाते हैं साइड की तरह से। तो हम्म। जब बच्चा चबा नहीं पाता है तो खाना जो है वो बड़े पीस में ही रह जाता है और वो पॉटी में दिखता है, ठीक है। हम्म। तो ये छोटे बच्चों को मैश फूड दिया था कि आप ही उसको पहले से ही मैश कर दो। अगर हम्म। अगर थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है कि हाँ हमने गाजर खिलाया तो गाजर का टुकड़ा दिख रहा है, पालक का टुकड़ा दिख रहा है, केले का टुकड़ा दिख रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वो उतना आता है क्योंकि बच्चे चबा नहीं पाते। बट जितना हो सके छोटे बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि मैश फूड दिया जाता है, मिला के खुद ही हम उसको इतना सॉफ्ट बना दें कि बच्चा आसानी से निकल ले, क्योंकि बच्चे को चबाने के बाद उस टाइम पे नहीं होता है। हम्म।
और सर बच्चों की जैसे अगर हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, आजकल बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है क्योंकि आजकल बच्चे बाहर कम खेलते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा करते हैं। तो क्या फूड्स हम ऐसे दे सकते हैं बच्चों को जिनसे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और उन्हें थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम ये सब कम हो? देखिए वो उसमें यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज गोल्ड, क्योंकि हम्म। शुरू में क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इज लिक्विड गोल्ड। उसमें क्या होता है, शुरू हम्म। में जो मिल्क आता है ना, पहले तीन हम्म। से पांच दिन कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं उसके अंदर, तो वो हम्म। गाढ़ा येलो कलर का मिल्क आता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं, हम्म। एंटीबॉडीज भी होती है और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिससे इम्यूनिटी मदर की ट्रांसफर होती है। होता हम्म। ये है कि जैसे हम एक 25 साल की मदर है, तो उसने हम्म। अपने जीवन के 25 साल में जितने सारे इन्फेक्शन उसको लगे हैं, उसके हम्म। इम्यूनिटी उसके ब्लड के अंदर है, और हम्म। ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से वो इम्यूनिटी बच्चे को ट्रांसफर हो सकती है। तो हम्म। वो हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो हम्म। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क टिल 6 मंथ्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो शुरू का 5 दिन है, जन्म के 5 दिन शुरू जो होते हैं, वहां पर जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो बच्चे को देना बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। तो ये हम्म। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है न्यूट्रिशन का, जिसमें आयरन, विटामिन डी, ये सब चीजें बॉडी बॉडी में होनी चाहिए सही मात्रा में। तो आयरन रिच फूड, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, आयरन सप्लीमेंटेशन ये करना जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। थर्ड है वैक्सीनेशन, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जिनसे हमारे बच्चे को जान को खतरा हो सकता है, वो सारी वैक्सीन मिलती हैं, वो सारी वैक्सीन हमें बच्चों को लगानी है, तो उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। फोर्थ है बच्चों को एक्सरसाइज या फिजिकल जो एक होता है कि मोबिलिटी, वो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी हमारी अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज क्या है, बच्चे के साथ खेलना। छोटे बच्चे तो खेलते हैं, और थोड़ा बड़े बच्चे हो गए तो एक्सरसाइज करेंगे। तो छोटे बच्चों को खेलने के फॉर्म में हमें फिजिकल एक्टिविटी में रखना बहुत जरूरी है उनकी इम्यूनिटी के लिए। और 5 है उनको हाइजीन सिखाना, कि हम्म। जब भी आप वॉशरूम यूज करते हो उसके पहले या बाद में आप हाथ धो, खाना खाने से हम्म। पहले और बाद में हाथ धो, हम्म। स्नीजिंग कॉफिंग करते वक्त भी आपको हाथ धोना है, या फिर ऐसे कवर रुमाल करना का है, यूज हाँ। करना है। ये जो हाइजीन सिखाना ये जरूरी है, इसी से हम हमारे बच्चे बीमारियों से बचे रहेंगे। हम्म। सर इस पॉडकास्ट से पहले मैं रिसर्च कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस कि जो मदर्स मिल्क, जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और यहाँ तक कि वो ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत हद तक रिड्यूस करता है। तो ये बात क्या सही है? हाँ ये है, ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारे फीमेल कैंसर से बचा जा सकता है, और इमीडिएट बेनिफिट भी बहुत होता है। इमीडिएट बेनिफिट में मदर्स का क्या होता है, यूट्रस का जो साइज बड़ा हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी टाइम पे, उसको छोटा होने में मदद होती है, वेट हम्म। लॉस करने में मदद होती है, इमोशनली स्टेबल होने में मदर को बहुत हेल्प होता है। हम्म। अगर मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है तो मदर को इमोशनली स्टेबल होने में बहुत मदद मिलता है, मदर को खुशी मिलता है, प्लेजर मिलता है। तो ये सारे मैटरनल बेनिफिट्स मदर को इमीडिएटली मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी ब्रेस्ट फीड करने से बहुत ज्यादा है। तो ब्रेस्ट फीड करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। बट हम्म। इसमें मैं एक चीज आपको एडिशनली बता देता हूँ कि हम्म। सब मदर्स जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करना जरूरी है और करना चाहिए, बट कई हम्म। बार क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना कि सपोर्ट मदर को मिलना बहुत जरूरी है। कि हम्म। मदर अगर घर का काम कर रही है, बच्चे का हर केयर मदर ही कर रही है, तो फिर मदर को रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको रिलैक्स फील नहीं होगा, तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरी चीज, मदर का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा खाना खाना, ये मैं बता रहा हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि सिर्फ उबला हुआ खाना दे रहे हैं। हम्म। हाँ, उसको फ्रूट्स नहीं दे रहे कि घाव पक जाए, उसको मीठा कुछ भी खाने को नहीं दे रहे क्योंकि घाव पक जाएगा, बस एक ही चीज उसको खिलाया जा रहा है, तो मदर कमजोर हो जाती है। मदर को अच्छा खाना खिलाना है, जो हम्म। होममेड फूड है, बैलेंस डाइट है, वो एक नॉर्मल मदर सब कुछ खा सकती है अपना ब्रेस्ट फीड करते हुए। तो हम्म। मदर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन, अच्छी मात्रा में फ्रूट्स और घर का खाना खिलाना है अच्छी तरह से। ये नहीं कि कुछ भी नहीं खिला रहे हैं और मदर कमजोर हो रही है, तो फिर नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। तो सर ब्रेस्ट जैसे मिल्क वो फीडिंग करने के मदर्स लिए का मदर का फूड केयर कुछ करना जरूरी है। मदर्स का फूड कुछ अलग बनाया जाता है कि थोड़ा बॉइल्ड होता है, थोड़ा कम मिर्च मसाला वाला होता है, वो चीज ठीक है अगर डिलीवरी कम के मिर्च बाद? मसाला तो ठीक है, कम मिर्च हम्म। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने से प्रॉब्लम होती है, हम्म। और गैस्ट्राइटिस हो सकती है, थोड़ा एसिड बनना, रिफ्लक्स होना शुरू हो सकता है। तो कम मिर्च मसाला तो ठीक है, बट उबला हुआ खाना ही खिलाना ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल पहले आप खाना खाते थे ना, घर हम्म। का जो खाना होता है, जो नॉर्मल खाना, वो खा सकते हैं। हम्म। वो खाना खा सकते हैं, जो पहले खाना खा रहे थे वही खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अलग से सिर्फ उबला हुआ ही खाना खाया जा रहा है या सिर्फ दलिया ही खिला रहे हैं, वैसा नहीं हम्म। करना। हम्म। और सर जैसे आपने बताया कि मदर्स मिल्क के बहुत सारे फायदे हैं ब्रेस्ट फीड कराने के, बच्चे को भी मदर्स को भी। अब कुछ मदर्स, आजकल सारी मदर्स ऑलमोस्ट वर्किंग होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने मैटरनिटी लीव ले पाती हैं। तो ऐसे में क्या मदर्स पंप कर सकती हैं अपना मिल्क और रख सकती हैं कि भाई जो बच्चे की टेक केयर कर रहा है उनके पीछे वो उनको वो ब्रेस्ट मिल्क दे सकता है?
हाँ, ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग करना बहुत अच्छी चीज है, ब्रेस्ट मिल्क हम्म। पंप कर सकते हैं। उसमें हम्म। क्या होता है कि आप ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हो, मैनुअल भी आता है ब्रेस्ट पंप, इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट हम्म। पंप भी आता है। और उसको सही तरीके से पाउच मिलती है या फिर कंटेनर्स मिलते हैं जिसके अंदर आप हम्म। ब्रेस्ट मिल्क स्टोर कर सकते हो। रूम टेम्परेचर में 4 आवर्स तक आराम से स्टोर किया जा सकता है अगर लिखा नहीं है ओके। तो। और रेफ्रिजरेटर के जो सेल्फ है उस पे आप 24 आवर्स तक रख सकते हैं। और डीप फ्रिज में तो 1 महीने से भी ज्यादा रखा जा सकता है। तो इस हम्म। तरह से स्टोर करते हैं और उसके बाद रीवार्म किया जाता है। मान लिया आपने हम्म। निकाला तो एक पतीले में थोड़ा हल्का गर्म पानी में उसको छोड़ना पड़ता है उस हम्म। कंटेनर में जिसमें मिल्क, डायरेक्ट बॉईल नहीं कर सकते आप मदर मिल्क को, डायरेक्ट उसको ओवन में गर्म नहीं कर सकते। एक हम्म। पतीले में पानी रख के उसके ऊपर रख के उसको रीवार्म किया जाता है और फिर टच करके आप देख लेंगे कि हाँ टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो बच्चे को पिला सकते हैं। तो ब्रेस्ट पंप करने से आपको एक तो होता है कि ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करने में मदद मिलती है, दूसरा है कि कई बार ब्रेस्ट इंवॉल्वमेंट वगैरह होती है तो उसमें भी रिलीफ होता है, या क्रैक निपल है, फ्लैट निपल है, तो भी आप ब्रेस्ट पंप से मिल्क को निकाल के बच्चे को दे सकते हो अपना। ये हम्म। चीज है। जनरली मैटरनिटी लीव 6 मंथ की भी मिल जाती है अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो। जनरली ओवरऑल जेनरिक जो मैंने देखा है इंडिया में 6 मंथ की हम्म। लीव मिलती है। हम्म। और सर कई बार होता है कि बच्चे बाहर का कुछ खा लेते हैं, या हम ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में कुछ खा लिया बच्चों ने, तो बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, या बच्चा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करता जा रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स, जब एकदम से हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते उस समय, तो ऐसे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या दे सकते हैं? देखिए इसमें यही होता है कि पहले तो हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल फ्रेंडली फूड ही खाएं। जैसे हम्म। कि मैं जो करता हूँ कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो जो बहुत ज्यादा कुक्ड फूड है उसको खाओगे तो आपको कंटामिनेशन का रिस्क रहता है। तो हम्म। आप चाहे तो जैसे स्टीम्ड फूड होता है, जैसे इडली वगैरह खाओ तो इडली हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्ड राइस वगैरह खाओ। जो हम्म। ज्यादा कुक्ड नहीं है वो फूड पे कंटामिनेशन होने के चांसेस कम है। हम्म। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हो तो आप अलग से दवाई कैरी करना और उसको सही डोज में दे पाना बहुत टफ होता है। और हम्म। कई बार ऐसा होता है कि आप दवाई कैरी तो करोगे बट जैसे मान लीजिए पेरेंट्स आते हैं हमारे पास पूछते हैं कि सर वॉमिटिंग के लिए, फूड लूज मोशन के लिए दवाई लिख दीजिए, तो हम लिख भी देते हैं। बट कई बार क्या होता है अगर आप प्रॉब्लम में पड़ गए तो हो सकता है वो बेसिक दवाइयां फिर आपको काम नहीं भी करेंगे। तो हम्म। वॉमिटिंग की दवाई आप डॉक्टर से लिखवा के ले तो सकते हो बट हम्म। उसमें ये होता है कि आप जितना हो सके प्रिवेंट करो। ट्रैवल के टाइम पे आप जैसे केला वगैरह खा सकते हैं, स्टीम्ड हम्म। फूड खाएं, खिचड़ी वगैरह खाएं जो गर्म खाना हो, ज्यादा हम्म। पका हुआ खाना, जो तला हुआ खाना, नॉनवेज फूड, ये सब ट्रैवल के टाइम पे बच्चों को खिलाने से अक्सर मैं देखता हूँ कि इन्फेक्शन हो जाता है। हो जाता है। और आपके क्लिनिक पे क्या ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि बच्चे को फीवर आ गया था या बहुत उल्टी हो रही थी, तो हमने सोशल मीडिया से देख करके बच्चे को ये दवाई दे दी, गूगल में सर्च कर करके दवाई दे दी, तो आपका उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना है एज अ पीडियाट्रिशियन? देखिए दो चीजें हैं। एक तो हम लोग आजकल हर चीज गूगल करते हैं, तो हम्म। हमें आदत है हर चीज के लिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो गूगल मैप मैप लोकेशन खोजते हो, तो उस तरह से हम हर चीज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन गूगल में खोजते हैं। हम्म। तो हेल्थ केयर के लिए हम वही चाहते हैं कि गूगल में हमको आंसर मिल जाए। हम्म। और इससे कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो हम्म। आप जो दवाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज की एक ही प्रॉब्लम की अलग अलग दवाइयां हो सकती है। हम्म। एंटीबायोटिक भी कई तरह की होती है, वॉमिटिंग की दवाई भी कई तरह की होती है, बुखार की दवाई भी कई तरह की होती है। हम्म। तो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चे को ट्रीटमेंट करना सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ हम्म। नहीं है। और एक चीज होता है कि लोग ट्रीटमेंट तो नहीं करते बट वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं। कल हम्म। मान लीजिए कि बच्चे को बुखार आ गया या फिर रैश रैश आ गया, चेहरे पे रैश आ गया, वो उसको देख के एकदम डर गए कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। और उसमें क्या होता है, एक लिस्ट दिया होता है कि ये कुछ हो सकता है। बट हम्म। बिना कॉन्टेक्स्ट के जब आप इन्फॉर्मेशन को देखोगे तो आपको ज्यादा डर लगेगा। बेटर हम्म। ये होता है, आजकल के वर्ल्ड में ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत अवेलेबल हो गए। तो वीडियो हम्म। कंसल्टेशन आप कम से कम एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो बुक कर सकते हो। इंडिया में प्रैक्टो या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स की पर्सनल भी वीडियो कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म होती है, तो वहां पर आप वीडियो कंसल्टेशन से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है हम्म। और आपको क्या करना चाहिए। रादर देन गूगल करने से क्या होता है, आपकी एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको कोई ऐसी चीज पढ़ हाँ, ये जिससे बात आप सही डरने कही लगे। आपने। हाँ, बहुत ज्यादा एंजाइटी और लेवल बढ़ जाता है क्योंकि मिस हम इतना। इन्फॉर्मेशन से अगर आप एक्ट करते हो, मैंने हम्म। ऐसा तो कम देखा है कि लोगों ने सिर्फ पढ़ के दवाई दे दी। हम्म। ऐसा गलती तो नहीं करते हैं लोग, मैंने सच बता रहा हूँ। लोग हम्म। पढ़ते जरूर हैं और हम्म। जानते भी हैं कि इस चीज से ये दवाई दी जा सकती है, बट इतना हम्म। साहस मैंने नहीं देखा कि लोग पढ़ के वही दवाई बच्चे को दे दे। ऐसा गलती नहीं करते हैं लोग, बट हम्म। पढ़ते जरूर है। पढ़ने की वजह से परेशान होकर मेरे पास बहुत बार आता है कि सर मैंने ये पढ़ा, इस बीमारी से ये हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई गांठ बन गई तो उन्होंने पढ़ लिया कि ये गांठ कैंसर की वजह से हो सकती है। तो वो हम्म। पूरा डर में एकदम रात भर नहीं सोते, अरे मेरे बच्चे को कहीं वो कैंसर ही तो हमारे नहीं हो। साथ भी होता है।
हम भी अपने लिए भी कई बार गूगल में सर्च करते रहो, फिर लगता है हमें शायद ये भी है, हमें शायद ये भी है, हमें शायद ये भी है। तो हाँ, तो इसलिए वो मतलब पढ़ने से क्या होता है, आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ेगी और आप उसके बाद भी अनश्योर ही रहोगे, क्योंकि आप स्किल्ड नहीं हो ये समझने के लिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी। तो उसमें हम्म। मैं यही बताता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको डर लग रहा है या फिर आपको परेशानी लग रही है, तो वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं कभी भी ऑनलाइन। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां मिल जाते हैं हम्म। आपको, और आप उसकी मदद से एक इनिशियल कर सकते हो। पर छोटे बच्चों में क्या होता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करना हमेशा एडवांटेजेस होता है, क्योंकि बच्चे अपनी हम्म। प्रॉब्लम बता नहीं सकते और कई बार पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता। डॉक्टर तभी आपको रिएश्योर करेंगे जब आपको डॉक्टर सामने से बच्चे को चेक कर ले। तो चेक हम्म। करने से हमें भी उसकी सारी ऑर्गन्स का फंक्शन दिख जाता है, बच्चे की एक्टिविटीज दिख, तो हम भी रिएश्योर कर पाते हैं। हम्म। और सर, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ में, जो आपने ऑब्जर्व करी हो अपने करियर में? एक चीज जो करते हैं कि जो मेरे को लगता है बहुत कॉमन है, कि बुखार की दवाई नहीं देते। पैरासीटामोल जो होता है, बच्चे हम्म। ने खाना नहीं खाया है और हम्म। इसलिए हम पैरासीटामोल बुखार की जो कैल्पोल्टोसिन बोलो वो नहीं देंगे। हम्म। ये नहीं करना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप बच्चे को बुखार की दवाई नहीं दोगे, बुखार नहीं उतरेगा तो बच्चा नहीं खाएगा। तो फिर हम्म। आप दवाई नहीं दोगे तो बुखार उतरेगा नहीं, बच्चा हम्म। परेशान ही रह जाएगा। तो हम्म। पट्टी करने के लिए आप पट्टी कर लो, और जो कैल्पोल्टोसिन डोलो की जो सही डोज है, जो आपने हम्म। लिखवाई है, वेट के वाइज होती है, वेट वाइज डोज होती है, वो बच्चे को तो होता है कि बच्चे का बुखार उतर जाए। दूसरी चीज जो होता है, पट्टी सिर्फ सिर पे करते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। पट्टी कैसे काम करता है कि आप वाटर बॉडी में डालोगे तो वो इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा तो हीट रिलीज होगी, तो वो हम्म। पूरे बॉडी पे पट्टी करनी होती है। और तीसरी जो गलती करते हैं, पट्टी ठंडे पानी से या बर्फ के पानी से पट्टी करते हैं, वो गलत है। उससे हम्म। क्या होता है, बच्चे को ठंड लगती है, शिवरिंग शुरू हो जाती है। पट्टी या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर में करनी है, पानी में रूम टेम्परेचर वाले वाटर से करनी है, या फिर गुनगुने गर्म पानी से करना होता है पट्टी। हम्म। ठंडे पानी से पट्टी करने से बच्चों को शिवरिंग होती है। तो हम्म। ये सारी चीजें पर ध्यान रखना। एक और चीज गलती करते हैं कि बच्चे का ऐसे हाथ छू के देखेंगे फीवर है कि नहीं, तो उसमें हम्म। क्या होता है कि सिर तो थोड़ा गर्म मिलता है और टेंशन में आ जाता है। सबसे हम्म। आसान तरीका है कि 150-200 रुपए का एक डिजिटल थर्मामीटर आता है, वो डिजिटल थर्मामीटर जो छोटा सा आता है उसको यूज कीजिए। उससे आप बगल में रखिए आर्मपिट में, और वहां से टेम्परेचर देखिए, तो आपको सही टेम्परेचर का अंदाजा रहेगा। हाथ से छू के आप अगर अंदाजा लगाओगे तो आप हमेशा ही परेशान होते रहोगे। और सर, अगर वो आप डिग्री देखते रहो तो आपको अंदाजा लगता रहता है कि कितना हम्म। कितना फीवर आ रहा है। तो हम्म। वो भी एक गलती पेरेंट्स करते हैं। जो ईयर थर्मामीटर्स आ गए हैं, क्या वो एक्यूरेट होते हैं, फोरहेड ईयर थर्मामीटर? थर्मामीटर अच्छे होते हैं, ईयर हम्म। थर्मामीटर अच्छे होते हैं, हम्म। बट अच्छी कंपनी का लेना और उसको यूज करने की सही टेक्निक जानना जरूरी है। तो मैं हम्म। जो पेरेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो सब चीजें बहुत कॉस्टली है, उसकी कोई हम्म। जरूरत नहीं है एक्चुअली। हम्म। आर्मपिट में कई बार पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि आर्मपिट में रखने से बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है, बट हम्म। क्या होता है, बच्चा उस चीज को देख के डरा होता है। बट आप अगर 2-3 बार करोगे ना, फिर बच्चा जान जाएगा कि इस चीज से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पेन करता नहीं है। वहां पर हम्म। आप लगा दोगे कि पहले दूसरी बार हो सकता है बच्चा थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, बट आम को ऐसे पकड़ के रखना, 1-2 मिनट में वो रीडिंग दे देता है, 2 मिनट में वो हम्म। रीडिंग आ जाती है। तो हम्म। आर्मपिट वाला थर्मामीटर जो 200 रुपए का आता है, डिजिटल थर्मामीटर, वो यूज करना सबसे इजी है। हम्म। और उसको आप रेगुलरली यूज करोगे तो बच्चा भी यूज टू हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और अलग अलग थर्मामीटर आते हैं, कोई इंफ्रारेड थर्मामीटर से फोरहेड में चेक करते हैं, वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। ईयर थर्मामीटर ऑल्दो एक्यूरेट होता है, उसको यूज करने की टेक्निक सही से आनी चाहिए, और वो हम्म। कॉस्टली भी आते हैं। तो वो सब लेने की उतनी मैं अपने पेरेंट्स को रिकमेंड नहीं करता। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं बोलता हूँ सिंपल डिजिटल थर्मामीटर लीजिए, 150-200 रुपए में आ जाता है, वो एक्यूरेट रीडिंग देगा, और आप बच्चे को एक बार आदत पड़ जाएगी तो परेशान नहीं करेगा, बच्चा यूज कर लेगा। हम्म। तो मैंने कुछ रिसर्च करके कुछ स्टेटमेंट्स निकाले हैं, आपको बताना है ये मिथ है या ये फैक्ट है, और अगर मिथ है तो क्या सही है। ठीक है। बच्चों के लिए बेबी वॉकर यूज करना सेफ है? नहीं, सेफ नहीं है, इट्स अ मिथ। वॉकर से बच्चे की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, और कई बार डिले भी होता है वॉकिंग, तो वॉकर यूज नहीं करना है। और सर्दी खांसी में बच्चों को एंटीबायोटिक देना जरूरी हो जाता है? सर्दी खांसी में हर बार एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर सर्दी खांसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, और हम्म। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया को किल करती है। तो हम्म। हर सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक नहीं देना जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, नहीं किया है। अगर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको एंटीबायोटिक देना है। और हम्म। एंटीबायोटिक में एक चीज मैं बताता हूँ कि उसको सही डोज में लेना और सही ड्यूरेशन तक लेना। कई बार क्या होता है, बच्चे को 2 दिन प्रॉब्लम रहती है और पेरेंट्स 2 दिन एंटीबायोटिक देके बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना हम्म। चाहिए। अगर डॉक्टर ने लिखा है कि 5 दिन देना है तो 5 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना पूरा पड़ता है। करना है, हाँ। जी। और काजल लगाने से आंखें बड़ी और सुंदर हो जाती हैं?
नहीं, काजल तो देखिए हमारी आंखें जो होती है नेचुरली माँ बाप के जैसी होती है, वैसे ही जेनेटिकली बनती है। काजल लगाने से वो आंखें बड़ी नहीं हो सकती है। काजल लगाने से हमारे आंखों में एलर्जी हो जाती है, और कई बार काजल के पार्टिकल्स हमारे आंखों का जो जो आंसू है, उसका जो ड्रेन होने का रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है, तो फिर आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। कई बार पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे के आंख से आंसू आ रहा है रोज रोज। मैंने बोला कि हम्म। आपने काजल लगाया था? हाँ, वो वहां लगाया था। उससे वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो नहीं करना है। आंखों में काजल नहीं लगाना है। हमारे यहाँ मान्यता है कि काजल लगाने से नजर नहीं लगती। अगर आपको इस पे इतना ही भरोसा है तो टीका लगाइए, बहुत सुंदर लगता है बच्चों के चेहरे पे। हम्म। टीका यहाँ पे सिर पे लगा लेंगे या फिर कान के पीछे लगा लेंगे तो चलेगा, बट आंखों में काजल नहीं लगाना। और मिल्क एक परफेक्ट या कंप्लीट फूड है चिल्ड्रन के लिए? क्या चीज? मिल्क मिल्क एक परफेक्ट फूड है बच्चों के लिए? हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। इंडिया में लोग गाय के दूध को बहुत ज्यादा अच्छे से रेट हम्म। करते हैं, बहुत हाईली रेट करते हैं कि गाय के दूध खाने पीने से बच्चा मजबूत हो जाएगा। देखिए, गाय का दूध 1 साल से बड़े बच्चों के लिए तो अच्छा है, और उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, और कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है। बट हम्म। उसके अंदर आयरन नहीं होता है, और कई बार विटामिन सी की भी कमी पाई जाती है। तो इसलिए गाय गाय का दूध एक कंप्लीट फूड नहीं है। It's हम्म। only a source of calcium, some amount of vitamin D and protein. So it should be given in a limited quantity, not in a very like, क्या होता है कई बार बहुत ज्यादा गाय के दूध पिलाने से बच्चा फिर सॉलिड्स नहीं खाता है, मतलब जो हम्म। खाना है, दाल चावल खिचड़ी रोटी सब्जी, ये सब चीजें नहीं खाता, तो बच्चा फिर कमजोर हो जाता है, अंडरवेट हो जाता है। और बहुत ज्यादा गाय का दूध पिलाने से कई बार कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। और आयरन डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में, बच्चों में रेयर है इंडिया में? नहीं, इंडिया में बहुत कॉमन है। 30% से ज्यादा बच्चों को इंडिया में आयरन डिफिशियंसी पाई जाती है। इसका यही कारण है कि जो हम सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें कई बार हम आयरन रिच फूड नहीं देते, और कई पेरेंट्स ये नहीं जानते हैं कि बच्चों को आयरन सप्लीमेंटेशन 6 महीने के बाद शुरू करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, और इंडियन डाइट इज नॉट रिच इन आयरन, तो आयरन रिच डाइट होना चाहिए। ये एक हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है। आयरन डिफिशियंसी इज वेरी कॉमन, उसकी वजह से ही बच्चों की कई बार एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है, और बहुत सारी मतलब बच्चे नहीं खाने वाली चीजें खाते हैं, जिसको पाइका बोलते हैं, कि मिट्टी मिट्टी खा रहा है बच्चा, चौक खा रहा है, कागज खा रहा है। ये एक साइन है आयरन डिफिशियंसी की। तो आयरन डिफिशियंसी बहुत कॉमन है। और सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे, जो माता पिता बनने वाले हैं, या जो माता पिता हैं, या दादा दादी हैं, या नाना नानी हैं, उनको एक पीस ऑफ एडवाइस एज अ इंडिया के इतने सीनियर पीडियाट्रिशियन, उनकी तरफ से क्या आप देना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपने बच्चे के लिए केयर करना चाहते हैं, तो उनको जब भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप बच्चों के डॉक्टर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको लें, और सोसाइटी के प्रेशर से प्रेशराइज ना हो, क्योंकि हर कोई जो कर रहा है वो आपके लिए भी सही है ऐसा नहीं होता है। हम्म। बहुत बार लोग दूसरों की प्रेशर में आके गलत गलत चीजें, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि मदर को बहुत लोग बोलते हैं कि आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिलाओ, कहीं हम्म। नहीं तो बच्चा आपका दूध नहीं छोड़ेगा, तो वो फॉर्मूला मिल्क पिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। हम्म। ब्रेस्ट फीडिंग करके अगर आपका बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपको हम्म। सही मात्रा में दूध मिल रहा है, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग ही कीजिए, क्योंकि वही बेस्ट है। दूसरों से अपने बच्चे को कंपेयर भी मत कीजिए किसी भी हम्म। एंगल से। मतलब सोचते हैं कि दूसरे का बच्चा मोटा दिख रहा है, मेरा बच्चा पतला दिख रहा है, तो बच्चे बच्चे शायद ठीक से मैं खाना नहीं दे पा रही हूँ, परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं। अगर आपके बच्चे की जो ग्रोथ की एक स्टैंडर्ड होती है, मतलब एक रेंज होता है, जो सही रेंज में अगर बच्चा ग्रो कर रहा है, आपके पीडियाट्रिशियन आपको बोलते हैं कि बच्चा ठीक है, तो हम्म। दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हम्म। और एक चीज इंडियन पेरेंट्स करते हैं कि बिहेवियर वाइज भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो उसका बच्चा ऐसा है, इसका हम्म। बच्चा ऐसा है, या फिर भाई बहन में भी आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये बहुत बहुत कंपैरिजन ज्यादा, करने से हाँ। बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। वो हम्म। बच्चों को मेंटली अच्छा नहीं उनको डेवलप होने देता है, तो उससे इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, या फिर बच्चा उस तरह से सिक्योर और कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो वो बच्चों के लिए सही नहीं है। बहुत सारी मिथ्स जो है हमारे पुराने कल्चर में जो है, उसकी वजह से हम नुकसान कर लेते हैं। एक तो होता हम्म। है कि अगर माँ का दूध नहीं आता तो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध देना शुरू कर देते हैं। तो ये सब हम्म। चीजें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन आ रही है, डॉक्टर्स बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन बच्चों के बारे में देते हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनकी जो बातें आप सुनिए, या फिर हर पेरेंट्स के पास एक अपना पीडियाट्रिशियन होते हैं जिनके पास वो रेगुलरली जाते हैं, उनसे आप एडवाइस लेके बच्चे की केयर कीजिए, और वो बच्चे के लिए ज्यादा सेफ रहेगा, रादर देन जो हम कहीं से भी सुन के कुछ भी बच्चे पे ट्राई करें, वो सही नहीं रहता। थैंक यू डॉक्टर संदीप गुप्ता। आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, बहुत, मुझे सबसे अच्छा लगा, आपने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बड़ा अच्छा कंटेंट दिया। आई थिंक ये एपिसोड जो भी पेरेंट्स देखेंगे, या दादा दादी या नाना नानी जो भी देखेंगे, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।
Thank you for having me on the podcast. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, कोई भी कंटेंट उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।